नमस्ते बाल मित्रों, होम लर्निंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले एपिसोड में हमने बहुत ही सुंदर कहानी के बारे में जाना और समझा और उसके अभ्यास के प्रश्नों के बारे में भी चर्चा की और आपने घर पे रह कर के पिछले एपिसोड में जो भी गृह कार्य दिया गया था उसका अभ्यास भी किया होगा। बच्चों, आज के दिन हम इकाई 15 खरगोश और हाथी के बारे में अधिक जानेंगे। अभ्यास प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले आइए हम एक बार कहानी को फिर से देखते हैं। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। वहां बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते, नरम नरम घास खाते, रात को अपने घरों में सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते, पौधे कुचल देते। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता, कभी दूसरा। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। वे सूंड में पानी भर भर कर नहाते, फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते। नरम जमीन उनके भार से दब जाती। साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते। इससे खरगोश बहुत दुखी थे। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। कुछ दूरी पर बैठ खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। उसने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने। वे आपसे नाराज है। क्या? क्यों नाराज है? हमने क्या किया है? सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। आपके आने से सुराख दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए। इसीलिए वे आपसे बहुत नाराज हैं। वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। रात हुई। पूर्णमासी का चांद निकला। हवा तेज थी। सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं। चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। हाथी और खरगोश वहां पहुंच गए। देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। आप जल्दी यहां से दूर चले जाएं। लगता है मामा नाराज हो रहे हैं। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा। सभी डर गए थे। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई। सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। आप हमें क्षमा करें। हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। तो बच्चों, आपने कहानी देखी। आप सभी को कहानी याद आ गई ना? पिछले एपिसोड में भी हमने ये कहानी देखी थी और एक बार फिर से हमने उसका पुनरावर्तन किया। अब बच्चों, इस कहानी के आधार पर आगे अभ्यास प्रश्न और स्वाध्याय प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न 3, चित्र देखकर कहानी कहो। बच्चों, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको 4 अलग अलग चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहला चित्र है कछुआ और खरगोश के बीच स्पर्धा हुई। दूसरा चित्र है खरगोश तेज दौड़ रहा है और तीसरा चित्र है खरगोश सो गया है और चौथा चित्र है कछुआ जीत गया है। बच्चों, आप सभी ने इस कहानी को ज़रूर कहीं न कहीं सुना होगा या फिर
कहीं इसे देखा होगा। बच्चों, यह कहानी कछुए और खरगोश की है। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक तालाब था। तालाब में एक बूढ़ा कछुआ रहता था और वहीं जंगल में खरगोश भी रहता था। खरगोश और कछुआ दोनों अच्छे मित्र थे। एक बार दोनों ही के बीच में एक स्पर्धा हुई। खरगोश कहने लगा कि कछुआ, क्या तू मेरे साथ दौड़ लगाएगा? तो कछुआ कहने लगा, अरे भाई, मैं आपकी तरह नहीं दौड़ सकता, मैं आपसे कैसे दौड़ लगा सकता हूँ। लेकिन फिर भी खरगोश ने कहा, नहीं नहीं, हम दोनों दौड़ की स्पर्धा करेंगे। बहुत कहने के बाद कछुआ तैयार हो गया। अब दोनों के बीच में दौड़ की स्पर्धा हुई। जैसा कि आप जानते हैं, खरगोश तेज़ दौड़ सकता है, तो खरगोश अपनी गति से तेज़ दौड़ने लगा और कछुआ धीमे धीमे चलते हुए चलने लगा। कुछ दूर जाकर खरगोश बड़ी तेज़ी से दौड़ने लगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कछुआ तेज़ नहीं दौड़ सकता, इसलिए वह धीमे धीमे चलने लगा। खरगोश आगे आगे दौड़ रहा था और कछुआ धीमे धीमे पीछे पीछे चल रहा था। कुछ दूर आगे जाकर के खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो कछुआ बहुत पीछे रह गया था। खरगोश ने सोचा कि कछुए को मुझ तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा, चलो मैं कुछ थक गया हूं, थोड़ी देर के लिए आराम कर लेता हूं। जैसे ही खरगोश एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठा, उसे बहुत अच्छी नींद आ गई और वह सो गया। कछुआ, जो कि धीमे धीमे उसके पीछे पीछे आ रहा था, कुछ समय के बाद वह खरगोश के पास पहुंचा। उसने देखा तो खरगोश बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। कछुआ बिना कुछ कहे आगे की तरफ चल पड़ा। धीमे धीमे चलते हुए कछुआ विजय रेखा तक पहुंच गया और वह विजयी हुआ। खरगोश जब अपनी नींद से जागा तो वह चिंतित हो गया। वह विजय रेखा की तरफ आगे दौड़ने लगा, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसने देखा कि कछुआ उससे पहले विजय रेखा तक पहुँच चुका है, अर्थात कछुआ यह दौड़ की स्पर्धा जीत चुका है। आपने चित्र के माध्यम से यह कहानी सुनी। इस कहानी से हमें सीखने मिलता है कि कभी भी हमें अपनी क्षमताओं पर अति आत्मविश्वास नहीं रखना चाहिए और छोटे से छोटे लोगों की हमें इज्जत करनी चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। और आप सभी इसी प्रकार से चित्र के माध्यम से कहानी बना सकते हैं। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में ऐसे चित्र ढूंढने हैं और उन चित्रों को क्रमशः रख करके कहानी निर्माण करना है। बच्चों, अभ्यास प्रश्नों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब आगे चलते हुए हम स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। स्क्रीन के माध्यम से आइए देखते हैं स्वाध्याय का प्रश्न 1। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, खरगोशों के बिल कहाँ थे? बच्चों, आपने अभी कहानी सुनी, उसके अनुसंधान में इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को जरूर पता होगा। देखिए, खरगोशों के बिल सरोवर के किनारे गीली जमीन के अंदर थे। अगला प्रश्न देखते हैं, खरगोशों का सरदार क्या बोला? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर भी आप सभी जानते हैं। खरगोशों का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं, चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। मामा रोज हमसे मिलने आते हैं, लेकिन आपसे वे नाराज हैं। इस प्रकार का उत्तर खरगोश के सरदार ने किसे दिया? हाथी को दिया। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न क्रम 3। पूर्णमासी का चांद कैसा था? आपने अभी वीडियो के माध्यम से देखा पूर्णमासी का चांद कैसा होता है बच्चों? जी हाँ, पूर्णमासी का चांद गोल था। आइए अगला प्रश्न देखिए, तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर भी आपने वीडियो के माध्यम से समझ लिया है। तालाब में
क्या दिखाई दे रहा था? तालाब में चांद दिखाई दे रहा था। देखिए बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न 5, चंदा मामा से माफ़ी कौन मांग रहा है? बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है हाथियों का सरदार चंदा मामा से माफ़ी मांग रहा है। बच्चों इस प्रकार से हमने स्वाध्याय के 5 प्रश्न तथा उसके उत्तर के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आप सभी को इस इकाई में से और भी प्रश्न बनाने हैं और उनके उत्तर ढूंढने हैं। आप सभी एक दूसरे को, एक मित्र दूसरे मित्र को प्रश्न बना करके प्रश्न पूछ सकता है और दूसरा मित्र दूसरे मित्र को प्रश्न बनाकर पूछ सकता है। इस प्रकार से भी आप नए प्रश्न बना करके उनके उत्तर ढूंढ सकते हैं। आइए बच्चों हम आगे प्रश्न क्रम 2 देखेंगे। बच्चों प्रश्न क्रम 2 है, आपकी पुस्तक में भी आप देख रहे होंगे, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, जिनमें 4 अलग अलग वाक्य दिए गए हैं। मैं इन वाक्यों को पहले पढ़ करके सुनाऊंगा और उसके बाद में हम इसका अनुवाद किस प्रकार से कर सकते हैं यह देखेंगे। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी, हम चांद के भांजे हैं, हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे, खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। तो बच्चों यहाँ पर स्वाध्याय के 5 प्रश्नों के और उनके उत्तर के बारे में हमने चर्चा की है। आप सभी को अपनी इस इकाई में से ऐसे ही प्रश्न बनाने हैं और उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करना है। बच्चों हमने यहाँ पर वीडियो के माध्यम से कहानी देखी और उस कहानी के प्रश्नों पर भी हम चर्चा कर रहे हैं और मैं जानता हूँ कि आप सभी को कहानी सुनना और सुनाना बहुत पसंद है ना बच्चों? जी हाँ, जब भी कहीं भी हमें कहानी पढ़ने मिलती है या फिर कहीं भी सुनने मिलती है तो हम और आप ज़रूर उसे ध्यान से सुनते होंगे और हमें मज़ा भी आता होगा। तो बच्चों आइए स्क्रीन के माध्यम से एक छोटी सी कहानी हम देखते हैं। बच्चों कहानी का शीर्षक है प्यासा कौवा। एक बार एक कौवा बहुत प्यासा था, उसको कहीं पानी नहीं मिल रहा था। बहुत ढूंढने पर उसको एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में बहुत थोड़ा सा पानी था, अर्थात घड़े में बहुत ही कम पानी था। कौवे की चांच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। सोचिए बच्चों, अब घड़ा बड़ा था और घड़े में पानी बहुत कम था। कौवे की चोंच उस पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौवे ने पानी पीने के लिए कौन सा उपाय सोचा होगा? सोचिए। जी हाँ बच्चों, शायद आप इस उपाय कौवे ने क्या उपाय किया इसके बारे में आपने सोच लिया होगा। आइए हम स्क्रीन के माध्यम से आगे की कहानी पढ़ने का प्रयास करते हैं। वह बड़े ध्यान से सोचने लगा और उसे एक उपाय सूझा। पास ही पत्थर के कुछ टुकड़े पड़े थे। कौवे ने एक एक पत्थर उठाया और घड़े में डालता गया। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। कौवा लगातार पत्थर डालता गया। जल्दी ही पानी इतना ऊपर आ गया कि कौवे की चोंच वहाँ तक आराम से पहुँच गई। तब कौवे ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। तो बच्चों आपको पता चल गया कि कौवे ने किस प्रकार से एक बहुत ही बढ़िया उपाय सोच करके अपनी प्यास बुझाई। आप सभी को कहानी बहुत पसंद आई होगी। बच्चों इसी प्रकार से और कहानियाँ आपको पुस्तक में से ढूंढना है, समझना है और उसे पढ़ने का प्रयास करना है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने इस बहुत ही अच्छी कहानी को सुना। बच्चों इस इकाई के शब्दार्थ, मुहावरे, प्रश्नों के उत्तर और चित्र पर से कहानी, उसके अलावा व्याकरण में भी हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। यहाँ पर हम एक चित्र के माध्यम से हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही अच्छे मुद्दे के बारे में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही सुंदर चित्र दिखाना चाहता हूँ और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। बच्चों आपकी स्क्रीन पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है।
देखिए इस चित्र में बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं। सोचिए क्या क्या है इस चित्र में। जी हाँ बच्चों, इस चित्र में एक माली है, एक माताजी हैं जो एक बच्चे को लेकर के जा रही हैं, एक वॉचमैन है जो बगीचे के दरवाजे पर खड़ा है, एक परी दिखाई दे रही है, बगीचे के पीछे पर्वत दिखाई दे रहे हैं और बगीचे के अंदर एक दादाजी बैठे हुए हैं। कुछ बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। बच्चों यहाँ पर जैसा कि आपने देखा, पेड़ पर फल, बच्चे, परी, वॉचमैन, माली और कुछ बच्चे, बगीचा, पर्वत। तो यहाँ पर हर एक वस्तु या व्यक्ति का कोई न कोई नाम है। बच्चों इस चित्र में आपने बहुत सी चीज़ें देखी, जैसा कि मैंने अभी वर्णन किया। आपने यहाँ पर पेड़ देखे, फल देखे, परी को देखा, कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा, एक दादाजी को देखा बैठे हुए और एक माली को देखा और बगीचे के पीछे पर्वतों को देखा। तो बच्चों यहाँ पर हर एक वस्तुओं और व्यक्तियों का कोई न कोई नाम है जिससे हम उन्हें पुकार सकते हैं या उनके बारे में जान सकते हैं। तो आप जानते हैं इस नाम को हम हिंदी व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं? आइए अगले चित्र के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी पशु पक्षी का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम या किसी भी भाव के नाम को हिंदी व्याकरण में हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा। जी हाँ, तो आज हम संज्ञा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। संज्ञा की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है। जैसे कि मेज, राम, मंदिर, लड़का, मुंबई, दिल्ली आदि। अर्थात किसी न किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम हमें जहाँ पर देखने या पढ़ने मिलता है उसे हम संज्ञा कह सकते हैं। संज्ञा के संबंध में विद्वानों में भेद हैं, वे विभिन्न आधार मानकर संज्ञा के भेद कहते हैं। बच्चों संज्ञा के 5 अलग अलग प्रकार हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहला प्रकार है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा, चौथा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 संज्ञा के मुख्य प्रकार हैं। देखिए बच्चों, जातिवाचक संज्ञा अर्थात क्या? जिस संज्ञा से किसी जाति की समस्त वस्तुओं का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं परंतु संपूर्ण जाति का बोध हमें जब होता है। जातिवाचक संज्ञा अर्थात किसी एक व्यक्ति का या वस्तु का नाम नहीं परंतु किसी का नाम लेते संपूर्ण जाति का बोध जहाँ पर होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उसके उदाहरण हम देखते हैं, जैसे पुस्तक, औरत, देश, नदी आदि। ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। कुछ वस्तुओं के नाम आप देख रहे होंगे, मोबाइल, अलमारी, टेलीविज़न, अस्पताल, ताजमहल, अक्षरधाम, मंदिर, ये स्थानों के नाम हैं। बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी एक ही विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष का नाम जब हम लेते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे रहीम, दिल्ली, राधा, हिमालय आदि। तो बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने देखा, जातिवाचक में संपूर्ण जाति का बोध होता था, संपूर्ण जाति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती थी, और व्यक्तिवाचक अर्थात किसी व्यक्ति विशेष की जब बात की जाती है तो उन संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। भावों के नाम, देखिए बच्चों आप स्क्रीन पर एक चित्र देख रहे हैं जिसमें कुछ बच्चे बगीचे में अपनी खुशी व्यक्त करते दिखाई दे रहे हैं। वे खेल रहे हैं और हंस रहे हैं। गर्मी, देखिए बच्चों इस चित्र में एक व्यक्ति हैं जो कि
पंखा लेकर के हवा लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए बच्चों, अगला चित्र है। इस चित्र में एक किसान है जो कि खेत में हल चलाने का प्रयास कर रहा है। तो ये अलग अलग भाव हैं। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, भाव या व्यापार का नाम प्रकट होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा अर्थात आपने जैसे कि परिभाषा में देखा, किसी व्यक्ति के भाव जहाँ प्रस्तुत होते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुख, दुख, बड़ा, छोटा, कम, ज़्यादा, जहाँ पर भाव प्रकट होते हैं तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लाल, दुख, लंबा, बड़ा, आगमन आदि, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध करते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, समूहवाचक संज्ञा, इसके प्रकार के नाम में ही यह संज्ञा किस प्रकार की होगी उसके बारे में आप समझ सकते हैं। जहाँ पर किसी समूह की बात की जाती है तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। बहुत बड़े समूह का नाम लेने के लिए किसी भी एक शब्द का उपयोग जैसे हम करते हैं तो उसे समूह कहा जाता है, समूहवाचक संज्ञा कही जाती है। उसके उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं, जैसे टीम, कक्षा, सभा, सेना आदि समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, किसी द्रव्य या पदार्थ के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसा कि आपने पढ़ा, द्रव्य, जहाँ पर द्रव्य की बात होती है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, पानी, तेल आदि द्रव्य पदार्थ हैं, तो उनके लिए द्रव्यवाचक संज्ञा का उपयोग किया जाता है। आइए उसके उदाहरण देखते हैं। जैसे चाय, दूध, जल, लोहा, लकड़ी आदि द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। देखिए बच्चों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित रूपों में होती हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम राम, रहीम, राजू आदि, दिशाओं के नाम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नदियों के नाम कावेरी, गोदावरी, गंगा, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में से एक हैं। देशों के नाम भारत, चीन, अमेरिका आदि जो देश हैं, तो जब इनका व्यक्तिगत नाम लिया जाता है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। जातिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित रूपों में होती हैं। जैसे पशु पक्षियों के नाम घोड़ा, बैल, तोता, ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं जिससे पूरी जाति का बोध होता है। वस्तुओं के नाम जैसे किताब, मेज, दीवार, कलम आदि जो हैं वस्तुओं के नाम हैं। संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम जैसे भाई, मंत्री, जुलाहा, शिक्षक और चोर आदि। भाववाचक संज्ञाएं कई प्रकार से बनाई जाती हैं जातिवाचक संज्ञा से, जैसे पशु से पशुत्व, बच्चे से बचपन, विशेषणों से प्रत्यय जोड़कर, जैसे सुंदर से सुंदरता, लाल से लालिमा, क्रियाओं के प्रत्यय लगाकर, जैसे पढ़ना से पढ़ाई, सुनना से सुनवाई आदि। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने संज्ञा और संज्ञा के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आप सभी को नाम का अर्थ संज्ञा होता है और संज्ञा का अर्थ नाम होता है, इसके बारे में समझ प्राप्त की। बच्चों, अब आगे हम स्वाध्याय के अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, जहाँ पर हमें हिंदी वाक्यों का अपनी मातृभाषा में अनुवाद करना है। आज आपको गृह कार्य में यह कार्य करना है। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 2, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। बच्चों, यहाँ पर 4 अलग अलग हिंदी के वाक्य लिखे गए हैं जिसका आपको गुजराती में अनुवाद करना है और उसे अपने मित्र को, अपने बड़े भाई बहन को, अपने माता पिता को दिखाना है। मैं यहाँ पर 4 वाक्य पढ़कर सुनाता हूँ। पहला वाक्य है, सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। दूसरा वाक्य है, हम चांद के भांजे हैं। तीसरा वाक्य है, हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे।
और चौथा वाक्य है खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। बच्चों, इन चारों वाक्यों का आपको मातृभाषा में अनुवाद करके अपनी नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों, यह गृह कार्य आपको घर पे रह करके करना है। अब समय हो चुका है आज के प्रश्न का, तो आइए आज का प्रश्न देखते हैं। बच्चों, आज का प्रश्न है पूर्णमासी का चांद कैसा है। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ता हूँ। पूर्णमासी का चांद कैसा है। अ चौरस है, ब गोल है, क पीला है या ड मोटा है। फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 6 3 5 7 3 9 9 4 5 0। बच्चों, इस नंबर पर आज रात 8 बजे से पहले फ़ोन करके आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है। तो बच्चों, आज हमने हमारी इकाई खरगोश और हाथी का दूसरा भाग देखा और इस भाग में हमने पाठ का पुनरावर्तन किया, उसके अनुसंधान में अभ्यास और स्वाध्याय के कई प्रश्न और उसके उत्तर के बारे में चर्चा की और साथ साथ में हिंदी व्याकरण में संज्ञा और उसके प्रकारों के बारे में भी जाना। आप सभी को आज जो आपने सीखा है उसे घर पे रह करके उसे पुनरावर्तन करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। आप सभी घर पे रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी का खूब खूब आभार। धन्यवाद।